हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने बहुत टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। गाइस, मैं कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ अपने काम के साथ। बीच में मेरे को बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद काफ़ी काम पे काम आ रहे थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बट अब मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाली हूँ। आई नो 11th के अभी हाफ ईयरली होने वाले हैं, या तो कुछ स्कूल्स में हो गए हैं, कुछ में होने वाले हैं। तो अब मैं कंटिन्यू वीडियोस डालने वाली हूँ, जिससे कि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इसके पूरे नोट्स प्रोवाइड किए हैं मैंने यहाँ पे, और इसका पूरा अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन आपको देने वाली हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। नाउ स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, statistics in plural sense and statistics in singular sense. Now, statistics in plural sense refers to the information in terms of numbers or numerical data. For example, population, public and expenditure. इसका मतलब है statistics in plural sense refers to information in numerical data. Numerical data, for example, 2020 में इंडिया में मारुति कार्स कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, एक स्पेसिफिक नंबर या परसेंटेज कह सकते हैं आप। न्यूमेरिकल डेटा से इसका हमारा ये मतलब है। ओके, सो दे आर बेसिकली फैक्ट्स। और पॉपुलेशन से है हमारा मतलब, जैसे इंडिया में अभी कितनी पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट, तो इन करोर्स और वट एवर, जैसे भी आप मतलब डेटा आपको दिया जाएगा इन नंबर्स और इन परसेंटेज, दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा. Now, statistics in singular sense. Now, statistics in singular sense, इसका क्या मतलब है आप समझ लीजिए. Statistics in singular sense refers to collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. इसका मतलब है कलेक्शन. नाउ ये सबसे पहला स्टेप होता है इन स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, और फाउंडेशन होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का. इसमें दो टेक्निक यूज़ होती है, सेंसस एंड सैम्पल मेथड, जो आप चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं. नाउ नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. आफ्टर डेटा कलेक्शन, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइज कलेक्टेड डेटा. तो और इसको कलेक्ट इन्वेस्टिगेटर करता है, और इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, एडिटिंग, क्लासिफाइंग एंड टैबुलेशन, जो आप और आगे पढ़ेंगे. इसमें और भी तरीके यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल टैली बार्स एक्सेट्रा, जो आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे. नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. डेटा कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड वो प्रेजेंट करना पड़ता है एक सिस्टमेटिक मैनर में, सो दैट वो अच्छा दिखे और सिंपल दिखे एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड हो जाए. तो ऑर्गेनाइज डेटा को प्रेजेंट करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल इन टेबल्स और डायग्राम्स में हो गया, ग्राफ्स में, जैसे हम पहले मैथ्स में बनाया करते थे बार डायग्राम्स, और आई एम श्योर पाई चार्ट्स वगैरह सब ने पढ़ा होगा, वैसा ही है, सिमिलर. ओके, सो नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ना स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या फीचर्स हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गाइस. मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, तो आप वो समझ लीजिएगा अच्छे से ना. इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं, आपको बस ये नोट्स में से गो थ्रू करना है, और एग्ज़ाम में आपको यही के यही लिखने हैं अच्छे से समझ कर. सो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, प्री डिटरमाइंड पर्पस, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, affected by multiplicity of causes, reasonable accuracy, estimated, collected in the systematic manner. आई एम श्योर ये इजी ही लैंग्वेज है, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का तो मतलब है कि ओनली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स आर स्टैटिस्टिक्स रादर देन इंडिविजुअल फैक्ट्स. फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल वेट ऑफ अ पर्सन, किसी एक बंदे का वेट, और इंडिविजुअल इनकम, इसका मतलब नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स है कंपेयर्ड डेटा.
like when you compare weight of one person to another person, और हाइट, इनकम हो गया, ये सारी चीज़ें. सो दिस इज़ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट एंड नॉट जस्ट मेयर वन फैक्ट. Okay, next, numerically expressed. All statistics are numerically expressed. Qualitative expressions like beauty, honesty, health, intelligence, poverty are not statistics unless they are assigned numerically equivalents. इसका मतलब है कि statistics को हमेशा numerically express करते हैं, ना कि words में express करते हैं. For example, आप ये नहीं कह सकते कि ये लड़की बहुत सुंदर है. आप उनको ऐसे बता सकते हैं कि कुछ नंबर यूज़ करके आप उनका ब्यूटी बता सकते हैं. फॉर लाइक शी इज़ टॉलर देन नेहा. ओके, एंड हाउ मच टॉलर वो आपको बताना पड़ेगा. दैट मीन्स वर्ड्स आर नॉट यूज्ड एंड numbers are used. That is called numerically expressed. So next है predetermined purpose. इसका पहले से ही एक पर्पस डिटरमाइन करना पड़ता है कि आप क्यों कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, फॉर व्हाट रीज़न. दिस इज़ सिंपल, इसको ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. नाउ प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, वही है, एक दूसरे से मिलता जुलता है, कंपैरिजन में है. सो दे आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. affected by multiplicity of causes. Well understood, it is easy. Now statistics of facts and figures are affected by many factors. जैसे डेटा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को अफेक्ट होता है वो बारिश से, सर्दी से. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करती हूँ और मेरा नॉर्मली प्रोडक्शन अच्छा होता है. बट इस साल ओके, तो मेरे एग्रीकल्चर पे अफेक्ट हुआ है, मेरे प्रोडक्शन पे अफेक्ट हुआ है, रेनफॉल की वजह से, ज़्यादा सर्दी की वजह से या ज़्यादा गर्मी की वजह से. तो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. समथिंग विच हैपन्स and which is not certain that it will happen, which affects production, that is called affected by multiplicity of causes. Like अभी का पैंडमिक सिचुएशन आप ले लीजिए, अभी भी हमारे किसी को भी नहीं पता था कि पैंडमिक सिचुएशन एकदम से आ जाएगा. जैसे कोरोना एकदम आया है अपने लाइफ में, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हुई है, हमें भी हुई है, सबको हुई है. प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हुई है. ये अनसर्टेन था, किसी को नहीं पता था कि ऐसा होगा. So that is what we are talking about in affected by multiplicity of causes. Now next is reasonable accuracy. Simple. Estimated. Very simple. Collected in the systematic manner. ओके, आई होप ये समझ आ गया हो. अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ मेरे से ज़रूर पूछिएगा. बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप नहीं पूछें. मैं हाथों हाथ आपको जवाब दूँगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. ओके. Now, importance of statistics in economics. Wait, I think मैंने कुछ छोड़ दिया है. So sorry guys. So sorry. Okay. Now, nature of statistics both as art and as science. So as science, it studies numerical data in an organized and systematic manner with the set rules, methods and principles. As art, it studies the real life problems on the quantitative basis in order to develop the skills. Okay. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर और कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नाउ इसको भी दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल. डिस्क्रिप्टिव इंक्लूड्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा. ओके, नेक्स्ट इज इन्फरेंशियल विच इंक्लूड्स ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है और आपको अच्छे से पढ़ना है इसको. इट्स वेरी सिंपल, तो आपको याद रखना है इसको. ओके. ओनली न्यूमेरिकल डेटा, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में है ओनली न्यूमेरिकल डेटा. तो और कोई भी डेटा नहीं आता है इसमें, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा आता है. आई एम सॉरी गाइस, बैकग्राउंड नॉइसेस आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट.
ओके गाइस, तो नेक्स्ट है ओनली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, ये ये दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम सॉरी मैंने इसको ऐड कर दिया है। सारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूजुअली 3 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आता है। मैं आपको बता दूंगी क्या क्या लिखना है। मैं जिसमें जो नोट नीचे प्रोवाइड करूँगी उसमें मैं करेक्शन कर दूँगी। आई एम सो सॉरी। रिजल्ट्स आर ट्रू ऑन एन एवरेज। ओके, रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग विदाउट रेफरेंस, ओनली कैन बी यूज बाय एक्सपर्ट्स। सिंपल लैंग्वेज अच्छे से समझ आ गया। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। सो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक problems. Statistical methods play a vital role in understanding and solving economic problems. For example, poverty हो गया, unemployment, disparities in distribution of income and wealth, etc. Next is intersectoral on the basis of 4 sectors and intertemporal on basis of time comparison. इसका मतलब है with the help of statistics, it is possible to understand the contribution of various sectors in the economy. An economy can broadly be classified into primary, secondary, tertiary. I hope सबने पढ़ा है पहले भी। ये 3 सेक्टर्स होते हैं। तो इसमें भी है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्राइमरी में आती हैं। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज़, स्मॉल एज वेल एज़ लार्ज, सारे टाइप की। और टर्शरी सेक्टर में आपका आ जाएगा ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और ट्रेड। ये 3 सेक्टर्स हैं। आई होप सबने पढ़ रखे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वर्क आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, now construction of economic theories establish statistical relationship between different set of statistical data with conclusion, economic forecasting, predictions and estimations, formulation of policies. इकोनॉमिक्स ने बहुत इन्वॉल्व किया है, उसकी खुद की लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लाइक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है इन लॉज के लिए। These laws are applicable in most of situations and hence have their universal applicability. The study of data relating to prices and quantity demanded or supplied of a commodity helps in understanding the functioning of markets. I hope आप लोगों को समझ आ रहा है गाइस। कुछ भी नहीं आता है मुझे बता दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी चेंज चाहिए मेरे समझाने में, आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपके रेफरेंस के अकॉर्डिंग कर लूँगी। Now last topic is stages of statistical study. This is important. Collection of data. Now this refers to collecting or gathering of data for the purpose of investigation which can be primary or secondary in nature by either census or sample method. Now census और sample method आपके next chapter में आएगा। इसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी। ये बहुत ही easy methods हैं, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। Very easy, very simple to understand. नाउ कलेक्शन ऑफ डेटा से आप रेफ़र करते हैं कि डेटा को कलेक्ट करना, गैदर करना। इन्वेस्टिगेटर को कलेक्ट करता है ना, इन्वेस्टिगेटर या तो खुद कलेक्ट कर सकता है या तो किसी और के थ्रू उसको कलेक्ट करवा सकता है। वही है कि क्या क्या मेथड से कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो आप आगे पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर में। Now, organization of data refers to arrangement of data in a systematic way with the help of tally bars in form of textual, tabular, and diagrams, graphs, charts, etc. तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। लाइक हमारे बार डायग्राम्स होते थे, टैली बार्स होते थे, मैथ्स में पहले 10th तक पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें। ओके, टेबल्स हमारे होती थी। So basically organization of data in different manners. Now analysis of data refers to detailed study of the data which is presented in order to find relationship or differences in form of averages, ratios or percentage. मतलब कि analyzation of data is basically studying the data, understanding the data, okay, उसको go through करना, basically that is analysis of data.
Now, interpretation of data refers to the drawing conclusions on the basis of the detailed study being conducted. ये आपको नहीं समझ आया होगा, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इसका क्या मतलब है. Just a second, guys. Okay, so ड्राइंग कंक्लूजन्स मतलब आपने पूरा जो कुछ भी पढ़ा है, एनालिसिस जो किया था डेटा का, उसमें जो कुछ भी पढ़ा है आपने, उसके कंक्लूजन्स निकालना, उसका फाइनल रिजल्ट निकालना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है गाइस. ठीक है, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए. और मेन तो है आप टेक्स्ट बुक से पढ़िए. जैसे मैंने भी काफ़ी कुछ आपको टेक्स्ट बुक से एक्सप्लेन किया है, तो मैं बता देती हूँ कि कौन सी टेक्स्ट बुक को मैं रेफ़र कर रही हूँ. एनसीईआरटी तो बेस्ट है, एनसीईआरटी मेरे पास है, लेकिन उसमें इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको वो तो पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपको कोर्स पता चलेगा. उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड कर रही हूँ एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स जेपी गोयल की. ठीक है, ये हो गई जेपी गोयल. या फिर आप कोई और भी बुक चूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे, बट मैं ये रेफ़र कर रही हूँ. तो यहाँ पे सारा आपको दे रखा है मैंने, जो कुछ भी मैंने नोट्स बनाए हैं, मतलब जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो इसमें से हैं, इसी के बेसिस पे हैं. इसमें अच्छी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी है, विच इज़ गुड. इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं. ये क्वेश्चंस भी मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए प्रोवाइड कर दूँगी. ओके गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल